नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद सिविल बडी। आज हम बात करने वाले हैं पार्ट नंबर 5 की। जो पार्ट नंबर 5 है हमारा, पार्ट 5 में क्या करने वाले हैं हम कि गेंट्री गर्डर की बात करेंगे और प्लेट गर्डर की बात करेंगे। जैसा कि आपको पता है हम डिस्कस कर रहे हैं IS 800 2007 की कोड समरी और इसके अलग अलग पार्ट हमने आपको अपलोड करके दिए हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पार्ट नंबर 5 के बारे में कि पार्ट नंबर 5 में जो इंपॉर्टेंट कोडल प्रोविजंस हैं यानी कि गेंट्री गर्डर और प्लेट गर्डर के, और जो कि ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स हैं उसमें बहुत ही ज़्यादा बार पूछे गए हैं, रिपीट होते बार बार क्वेश्चन, उनके बारे में कैसे उनको याद रखना है और उनका मतलब क्या है। क्योंकि डायरेक्टली जब हम कोड से पढ़ते हैं तो हमको वो कोडल प्रोविजन उतने समझ में नहीं आते हैं। ठीक है, तो मैं आपको ईजी वे में बहुत बढ़िया तरीके से याद करने के लिए मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे चीज़ों को याद करना है और कैसे समझना है। तो अगर आपने इससे पहले के पार्ट नहीं देखे हैं तो उन्हें आप ज़रूर से देखिए और दोस्तों को शेयर कीजिए। चलिए अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहले प्लेट गर्डर की कि प्लेट गर्डर और गेंट्री गर्डर कैसे होते हैं, देखने में कैसे होते हैं और कैसे आपको उनको डील करना है। ठीक है, तो हमारे पास दो चीज़ें देखो, एक तो है गेंट्री गर्डर, ठीक है, और एक है प्लेट गर्डर। तो गेंट्री और प्लेट में दोनों में चीज़ एक समान है, वो है गर्डर। गर्डर का मतलब क्या होता है? गर्डर का मतलब होता है बीम। पहले तो ये समझ लो, गर्डर का मतलब क्या होता है? गर्डर का मतलब है बीम। तो अब हमारे पास दो तरह की बीम है, एक तो गेंट्री बीम है और एक प्लेट बीम है, यानी गेंट्री गर्डर और प्लेट गर्डर है। तो पहले मैं आपको बताने वाला हूँ कि गेंट्री गर्डर क्या होता है। तो गेंट्री गर्डर के बारे में समझना है उससे पहले ये देख लो कि आपके सामने जो पिक्चर है, इस पिक्चर का मतलब समझो, इस पिक्चर में क्या दिख रहा है आपको? आपको दिख रहा होगा यहाँ पर एक स्पेशल टाइप की क्रेन है, और ये जो क्रेन है, इस क्रेन में क्या है कि यहाँ पर तो पटरी लगी हुई होती है, यहाँ पर रेल लगी हुई होती है, ठीक है ना, यहाँ पर रेल होती है और उन रेल पर ये क्या करती है, ये चलती है। ठीक है, यानी कि ये इस तरह से मूव करती है, उधर जाएगी और वापस इधर आएगी। यहाँ से इसमें क्या है, ये हुक लगा हुआ है, इस हुक के थ्रू क्या करेंगे कि किसी भी चीज़ को, किसी भी ऑब्जेक्ट को यहाँ पर बांधेंगे और बांध के उठा के या तो उधर लेके जाएंगे, इधर लेके आएंगे, और या फिर इधर ले जा सकते हो या उधर ले जा, कहीं पर भी ले जा सकते हो, किस एरिया में, इस पर्टिकुलर एरिया में सिर्फ। ठीक है, तो पर्टिकुलर एरिया में वर्क करती है। तो ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो क्रेन है, ये स्पेशल टाइप की क्रेन है, इसको बोलते हैं EOT क्रेन, यानी इलेक्ट्रिक ओवरहेड ट्रेवलिंग क्रेन। ठीक है, इसको बोलते हैं EOT। ठीक है, तो पहले से समझना कि ये जो स्ट्रक्चर दिख रही है, इस स्ट्रक्चर का नाम है EOT। ये आपने बहुत जगह देखी होगी, खास करके जो स्पेशल जगह है ना जहाँ ये दिखती है, वो इंडस्ट्रियल जो अपना एरिया होता है वहाँ तो दिखती है। उसके अलावा जो स्टोन की कटिंग होती है ना, स्पेशली वहाँ बहुत देखने को मिलती है। बड़े बड़े स्टोन्स होते हैं, उनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, फिर उनकी कटिंग होती है, उनकी ड्रेसिंग होती है। ठीक है, तो पहले तो समझ लो ये EOT है। अब इस EOT का अगर डायग्राम अगर हम स्ट्रक्चर वे में देखें तो जैसा अभी आपने जो देखा है, इसी को मैं ढंग से बताने वाला हूँ। अब देखो इसी डायग्राम को देखो कि इसमें ये हुक है, ठीक है, और इस हुक के साथ में क्या है, इस हुक के साथ में यहाँ पर क्या है, एक ट्रॉली लगी हुई है, ठीक है ना, जिसको हम क्रैब भी बोलते हैं। अब ये जो दिख रहा था ना आपको यहाँ पर, ये वाला जो गडर है, यानी कि ये वाला जो बीम है, इस बीम को कहाँ रखा जाता है? इस बीम को रखा जाता है, एक रेल होती है उसके ऊपर। ठीक है, एक रेल होती है उसके ऊपर रखा जाता है, क्योंकि इसी रेल के ऊपर ये मूव करने वाली है। और ये जो रेल रखी हुई होती है ना, जिस पर ये रेल रखी हुई है, वो जो स्ट्रक्चर है वो आपकी कहलाती है गेंट्री गटर। ये गेंट्री गटर कैसा होता है? ये गेंट्री गटर होता है बेसिकली आई सेक्शन का, कि जो आई सेक्शन आपने देखा होगा वैसे ही आई सेक्शन होता है। और उस आई सेक्शन के ऊपर, ठीक है, जो आई सेक्शन आपने बनाया है, उस आई सेक्शन के ऊपर एक क्या होता है, चैनल सेक्शन रखा हुआ होता है। ठीक है, तो यानी कि चैनल सेक्शन, यानी कि ऊपर जो रखा हुआ है उस चैनल सेक्शन और आई सेक्शन का ये कॉम्बिनेशन है, यही क्या कहलाता है आपका? ये गेंट्री गटर कहलाता है। समझना पहले तो बात कि गेंट्री गटर क्या होता है। ठीक है, तो ये होता है आपका गेंट्री गटर। अब इस गेंट्री गटर से रिलेटेड जो भी चीजें हैं काम की, वो हम पढ़ने वाले। पहले तो मैंने आपको बता दिया कि EOT क्या है और गेंट्री गटर क्या, क्योंकि हम क्या करते हैं, जब भी हम EOT को देखते हैं हम उसी को गेंट्री गटर समझ लेते हैं। तो पहले तो ये समझो कि जब भी डिजाइनिंग की बात आएगी हमेशा कि गेंट्री गटर आपको डिजाइन करना है, तो गेंट्री गटर डिजाइन करते समय कौन कौन से लोड हैं जिनको कंसीडर किया जाता है, कौन कौन से लोड आते हैं, तो ध्यान रखना 4 लोड आते हैं। पहला लोड जो आने वाला होता है वो तो है लेटरल लोड, दूसरा होता है लॉन्गिट्यूडनल, तीसरा लोड होता है वो होता है वर्टिकल लोड, और चौथा होता है इम्पोज्ड लोड, यानी इम्पैक्ट लोड। ठीक है ना, चौथा कौन सा होता है? इम्पैक्ट लोड। तो यानी कि लेटरल लोड आएगा, लॉन्गिट्यूडनल आएगा, वर्टिकल आएगा और इम्पैक्ट लोड आएगा। ये 4 लोड आते हैं यहाँ पर, किस पर? गेंट्री गटर पर। और ये EAC का क्वेश्चन है, ठीक है ना, EAC में 2 बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, कि वहाँ पर क्या है कि मैच ऑफ द फॉलोइंग का क्वेश्चन आता है, या तो उसमें दे देते हैं, या फिर आपके जो ABCD के ऑप्शन होते हैं, ABCD जिस तरह से ऑप्शन लिखे होते हैं उनमें ऑप्शन में दे देता है कि इनमें से कौन सा लोड है जो गेंट्री गटर पर नहीं आता है, तो उनमें से एक लोड कोई दे देंगे जो नहीं होगा या होता है, इस तरह से बना के दे देते हैं। तो ये इसमें ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है 2 बार।
तो ये तो बात हुई कि जब डिजाइन करेंगे कौन कौन से लोड हम क्या करेंगे कंसिडर करने वाले हैं। इसके अलावा आपसे ईएस में एक बार और क्वेश्चन पूछा गया था, उनसे पूछा गया था कि अनसिमेट्रिकल बेंडिंग जो आती है वो किसकी वजह से आती है, किसमें, गेंट्री गर्डर में। तो ध्यान रखना, अनसिमेट्रिकल बेंडिंग गेंट्री गर्डर में लेटरल थ्रस्ट की वजह से आती है, यानी लेटरल लोड्स जो होते हैं उनकी वजह से आती है। तो लेटरल थ्रस्ट की वजह से क्या आने वाली है, अनसिमेट्रिकल बेंडिंग आती है। तो दो चीजें आपको याद रखनी है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट जो क्राइटेरिया आता है हमारे पास में वो आता है डिफ्लेक्शन का क्राइटेरिया, कि गेंट्री गर्डर का जो डिफ्लेक्शन का क्राइटेरिया होता है वो कैसे वर्क करता है। तो डिफ्लेक्शन के क्राइटेरिया ध्यान रखना, ये IS 800 1984 का है, बेसिकली पुराना क्राइटेरिया है, ठीक है। इस क्राइटेरिया के हिसाब से अगर आपकी कोई क्रेन है, ठीक है, ध्यान रखना, अगर आपकी कोई क्रेन है जो मैनुअली ऑपरेटेड है, इलेक्ट्रिक ऑपरेटेड नहीं है, मैनुअली ऑपरेटेड है, तो आपका जो डिफ्लेक्शन का क्राइटेरिया है वो होता है L/500। L/500 कब है, जब मैनुअली ऑपरेटेड है, EOT नहीं है, ठीक है। अगर आपकी कोई EOT क्रेन है, जैसा मैंने बताया था EOT क्रेन क्या होती है, और आप 50 टन तक का वजन उठाते हैं, कितना, 50 टन तक का, तो आपके L/750 क्या होगा, आपका डिफ्लेक्शन का क्राइटेरिया होगा। और अगर आपकी EOT क्रेन है और आपका जो वजन है, जो हुक वजन उठाता है, यानी वेट उठाने की जो कैपेसिटी है वो 50 टन से ज़्यादा है, तो L/1000 आपकी क्या होगी, डिफ्लेक्शन क्राइटेरिया होगा, इतना डिफ्लेक्शन आ सकता है, ठीक है ना। परमिसिबल डिफ्लेक्शन L/1000 हो जाएगा। लेकिन इसके अलावा अदर देन मूविंग लोड्स हैं, ठीक है ना, सच एज चार्जिंग, आपकी जो चार्जिंग कार्स वगैरह होती है, या अलग कोई है जो कि लोड मूव नहीं करते, उनके अलावा जो भी अदर एसेसरीज होगी उनकी वजह से भी तो कुछ ना कुछ डिफ्लेक्शन आएगा, तो वो डिफ्लेक्शन फिक्स होता है, परमिसिबल होता है, वो कितना होता है, L/600 होता है। तो ये क्या है, ये क्राइटेरिया है डिफ्लेक्शन के, किसमें, गेंट्री गर्डर में। ये आपको हमेशा याद रखने, क्योंकि एग्जाम में ये भी पूछे जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट जो भी कोडल प्रोविजन है, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं बताने वाला हूँ। अब क्वेश्चन बनता है, आप ये पूछ सकते हैं कि एल क्या है यहाँ पर, तो एल क्या है, एल है स्पान का, किसका स्पान है, एल इक्वल टू स्पान ऑफ क्रेन रनवे गर्डर। तो यहाँ जहाँ पे क्या होने वाला है कि जो क्रेन है, क्रेन का जो रनवे है जहाँ पर वो मूव करेगा गर्डर, जो ट्रॉली मूव करेगी, वो जो स्पान होता है वही आपका क्या होगा, एल होगा। यहाँ पे गर्डर जो होता है गेंट्री गर्डर, उस गेंट्री गर्डर का स्पान नहीं है, ठीक है ना, ये रनवे जो होता है उस रनवे की बात कर रहा हूँ मैं, उसकी वैल्यू है एल। तो एल पूरी की पूरी वो लेंथ होती है। और बेसिकली अगर आपको ज़्यादा डिटेल में इसमें पढ़ना है ना, तो ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखा है कि गेंट्री गर्डर और प्लेट गर्डर कैसे डिजाइन करते हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख भी सकते हैं, स्टील स्ट्रक्चर नाम से जो प्लेलिस्ट है उसमें गेंट्री गर्डर और प्लेट गर्डर की डिजाइनिंग का पूरा का पूरा वीडियो है वहाँ पर, वहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं प्लेट गर्डर की। जो हमारा प्लेट गर्डर होता है वो कैसा होता है देखने में, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो आपने देखो इस तरह से आपने ब्रिज देखेंगे बहुत सारे, जब आपके ब्रिज बनाए जाते हैं और ब्रिज का जो स्पान होता है, स्पान थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, तो उस केस में क्या करते हैं आप, यहाँ पर स्टील के इस तरह से बीम लेके आते हैं, स्टील की बीम रख देते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये जो स्टील की जो बीम दिखाई दे रही है, यही आपकी क्या होती है, प्लेट गर्डर होती है। क्योंकि देखो, आप जब बाजार में जाते हैं और आई सेक्शन लेके आते हैं, तो आई सेक्शन की कुछ ना कुछ क्या होती है, फिक्स वैल्यूज होती है कि इसी साइज के आई सेक्शन में लेंगे। अगर आपको उस फिक्स साइज से बड़ा आई सेक्शन लेना है, ठीक है ना, उसकी डायमेंशन अगर बिग है, ज़्यादा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वो आई सेक्शन बनाना पड़ेगा। तो कैसे बनाओगे, आप क्या करोगे, एक प्लेट अलग से लोगे, फिर एक दूसरी प्लेट लोगे, फिर एक तीसरी प्लेट लोगे, और इनको क्या कर दोगे आप यहाँ पर वेल्डिंग के थ्रू क्या कर दोगे, कनेक्ट कर दोगे, ठीक है। तो ये जो आपने ये फ्लेंज बनाई है, ये फ्लेंज होगी, ये बीच में जो बनाई है ये आपकी वेब होगी, और नीचे है ये भी आपकी फ्लेंज होगी। तो इस तरह से आप असेंबल करके अगर बनाते हो तो वो आपको क्या कहलाता है, वो आपका क्या कहलाता है, प्लेट गर्डर कहलाता है। नहीं समझ में आया तो अब समझ में आ जाएगा, देखो इस तरह से अगर आप कोई बनाते हो तो वो आपका क्या कहलाता है, ये आपका कहलाता है प्लेट गर्डर, जो प्लेट्स का यूज करके आप बनाते हो। आपको पता होगा कि ये जो आपके ऊपर दिख रही है यहाँ पर, ये क्या कहलाती है आपकी, ये होती है आपकी फ्लेंज, ठीक है ना, ये आपकी फ्लेंज होती है। और ये आपकी जो बीच में बनी हुई है, ये आपकी क्या होती है, ये होती है आपकी वेब, ठीक है, जो मैंने बता रखी है यहाँ पे, ये आपकी वेब होती है, ये आपकी फ्लेंज होती है। जो फ्लेंज होती है वो क्या करती है, किसके लिए डिजाइन की जाती है, फ्लेंज डिजाइन की जाती है मोमेंट के लिए। और आपकी जो वेब है वो डिजाइन की जाती है शेयर के लिए, ठीक है ना। शेयर को रजिस्ट करने के लिए कौन बनाई जाती है, वेब, और मोमेंट को रजिस्ट करने के लिए कौन बनाया जाता है, फ्लेंज बनाई जाती है। अब आपकी जो फ्लेंज है और ये वेब है, इस वेब के बीच में ये वर्टिकल जो लगाई जाती हैं प्लेट्स, ठीक है ना, ये जो प्लेट्स लगाई जाती हैं इनको बोला जाता है स्टिफनर्स। अलग अलग टाइप के स्टिफनर्स होते हैं, हम आगे चल के बात करेंगे, फिलहाल आप सुन लीजिए सिर्फ कि ये आपके स्टिफनर्स होते हैं। अगर आपने लास्ट में जो स्टिफनर प्रोवाइड किए हैं तो ये कहलाते हैं आपके एंड स्टिफनर्स, ठीक है ना। अगर एंड में तो एंड स्टिफनर्स, और बीच में लगाए हुए हैं तो ये कहलाते हैं इंटरमीडिएट स्टिफनर या वर्टिकल स्टिफनर, ठीक है। अगर आपने बीच में, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल नहीं है, बट अगर हॉरिजॉन्टल स्टिफनर होता तो वो बीच में क्या कहलाता, वो हॉरिजॉन्टल स्टिफनर कहलाता, अगर हॉरिजॉन्टल में या लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में होता तो, ठीक है। अब ध्यान से देखना एक बार कि ये देखो, ये एक वर्टिकल स्टिफनर है,
ये एक वर्टिकल स्टिफनर है, इनके बीच में जो जगह है, ठीक है ना, जैसे ये जगह है, ये क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं पैनल्स। ये क्या कहलाते हैं, पैनल्स कहलाते हैं। अगर बीच में एक वर्टिकल यहाँ पर हॉरिजॉन्टल होता तो ये यहाँ पर एक पैनल बन जाता और दूसरा पैनल फिर नीचे बनता, ठीक है, तो ये पैनल्स कहलाते हैं। यानी ये इस तरह से वेब अगर है, यहाँ पर आपने हॉरिजॉन्टल स्टिफनर्स प्रोवाइड कर रखे हैं और हॉरिजॉन्टल के बीच में आपने क्या किया, वो वर्टिकल स्टिफनर तो ये प्रोवाइड कर रखे हैं आपने, और ये आपका हॉरिजॉन्टल है, ठीक है ना, ये हॉरिजॉन्टल है और ये है वर्टिकल, तो इनके बीच में जो जगह है ये पैनल्स हैं। क्या है ये, इनको बोलते हैं पैनल्स। क्या बोलते हैं इनको, इनको बोलते हैं पैनल्स, ठीक है, इतना याद रखना क्योंकि आगे चल के पैनल्स टर्म आने वाली है और पैनल के बारे में, स्पेसिंग वगैरह के बारे में हम पढ़ते हैं। चलो, ये तो बात थी कि गेंट्रिगेटर प्लेटगेटर कैसे होते हैं देखने में, स्टिफनर क्या होते हैं, वेब क्या है, फ्लेंज क्या है। अब आप बात कर लेते हैं कि जो एग्जाम में चीज़ें पूछते हैं ज़्यादातर, या हमको क्या चीज़ें याद रखनी है। पहली चीज़ तो याद रखनी है कि जो प्लेट गटर है, ये प्लेट गटर सीन में कब आएगा, मतलब कि कब काम में आएगा। प्लेट गटर इकोनॉमिकल कब होता है हमारे पास में, जब आपका स्पान कितना है, 20 मीटर से ज़्यादा है, मतलब आपको कोई ब्रिज बनाना है और ब्रिज के जो स्पान है वो क्या है, वो 20 मीटर से ज़्यादा है। अगर ये स्पान जो है ये 20 मीटर से ज़्यादा है तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, इकोनॉमिकल केस के लिए आप क्या कर सकते हैं, प्लेट गटर डिजाइन कर सकते हैं। अगर 20 मीटर से कम है तो प्लेट गटर बनाएंगे तो उसमें खर्चा ज़्यादा आता है, तो उसमें क्या है, वो इकोनॉमिकल नहीं रहता है। एक होती है इकोनॉमिक डेप्थ, कि इकोनॉमिक डेप्थ कितनी होती है प्लेट गटर की, तो उसका ये फॉर्मूला होता है। आपको ये फॉर्मूला याद नहीं करना, ये बेसिकली इसलिए लिखा है मैंने क्योंकि जब डिजाइन की जाती है प्लेट ग्रेडर की तो उसमें ये फॉर्मूला काम में आता है, तो आपको थोड़ा सा याद रहे कि हाँ ऐसा कोई फॉर्मूला है जो कि प्लेट ग्रेडर में काम में आता है। डिजाइनिंग का मैंने बता दिया आपको, प्लेट ग्रेडर और गेंट्री ग्रेडर डिजाइनिंग का ऑलरेडी वीडियो अपलोड किया जा चुका है, तो आप देख सकते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं वेव स्टिफनर्स के बारे में, जो मैं बताने वाला था कि जो वेव स्टिफनर्स हैं ये कब रिक्वायर्ड होते हैं और कब नहीं होते हैं, कैसे पता चलता है, तो मतलब रिक्वायरमेंट है भी या नहीं है, अगर है तो कौन सा प्रोवाइड करना है, हॉरिजॉन्टल करना है या वर्टिकल करना है या कितने करने, ये पता कैसे चलता है। तो इसकी रिक्वायरमेंट के अलग अलग केस होते हैं। तो पहला केस तो ये होता है कि आपकी D1/TW का जो रेशो होता है वो कितना है। अभी समझना, TW का मतलब क्या है, TW का मतलब है आपकी थिकनेस ऑफ वेव, वेव की थिकनेस क्या है, ठीक है। और D1 का मतलब बेसिकली क्या है कि डेप्थ ऑफ वेव क्या है, वेव की डेप्थ क्या है। मान लीजिए आपने यहाँ पर इस तरह से बना रखा है, आई सेक्शन है, ठीक है, साइड से देखेंगे तो आपको आई सेक्शन ही दिखाई देगा। तो ये जो डेप्थ होती है वेव की, ये क्या कहलाती है, आपकी डेप्थ ऑफ वेव कहलाती है। आप चाहो तो डी से रिप्रेजेंट कर दो, D1 से कर दो, D2 से, जैसे भी आप करना चाहो, आपकी इच्छा है, ठीक है। और TW क्या है कि ये थिकनेस है इस वेव की, कि वेव की थिकनेस कितनी है, ठीक है। तो यानी D1/TW का जो रेशो है वो बराबर हो, ठीक है, या कम हो, किससे, लेसर ऑफ 1, 2 एंड 3, इन तीनों में से जो मिनिमम है उस वैल्यू को हम लेते हैं। यानी कि अगर आप मान लीजिए 85 कम है तो आपका ये क्या हो जाएगा, आपका क्राइटेरिया बन जाएगा D1/TW लेस देन इक्वल टू 85, तो ये क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए। अगर ये क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पर एक भी स्टिफनर प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है। ये कब प्रोवाइड करेंगे, जब आपके स्टिफनर इस 85 से क्या हो जाएगा, इस वाले क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करेगा, तब आपको स्टिफनर प्रोवाइड करना पड़ेगा। अगर आपकी D1/TW की वैल्यू 85 के बराबर या कम है तो एक भी स्टिफनर प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पर टाउ एवरेज कैलकुलेटेड अंडर रूट में आएगा, ऊपर 816 है, यहाँ 1344 अंडर रूट FY और यहाँ पर 85, यानी इन तीनों में जो मिनिमम है उसको हम लेके चलते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं D/TW की वैल्यू, केस नंबर 2 है ना, केस नंबर 1, उस केस नंबर 1 में अगर ये क्राइटेरिया फुलफिल हो जाता है तो इस क्राइटेरिया से आप क्या कर सकते हो, डेप्थ की वैल्यू या थिकनेस की वैल्यू आप निकाल सकते हो। जैसे आपको उल्टा बोल दे, आपको ये बोले कि स्टिफनर रिक्वायर्ड है या नहीं है बताओ, तो आप तो केस चेक करोगे। लेकिन अगर कोई बोले कि एक भी स्टिफनर रिक्वायर्ड नहीं है, नो स्टिफनर है ना रिक्वायर, तो नो स्टिफनर का अगर केस आता है तो उस केस में थिकनेस कितनी होनी चाहिए वेव की, आपसे पूछ ले, तो वेव की थिकनेस के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, कि इस रेशो का आप यूज करना और थिकनेस ऑफ द वेव इस तरह से यहाँ से निकाल लेना, या डेप्थ पूछ ले तो डेप्थ यहाँ से निकाल लेना। तो इस तरह से ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसके लिए क्या काम में आएगा, ये रेशो काम में आएगा, इसलिए मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता दिया है, ठीक है। तो यानी अगर आपसे कोई पूछे अनस्टिफन प्लेट गर्डर है, उस अनस्टिफन प्लेट गर्डर की अगर आपसे कोई थिकनेस पूछता है कि थिकनेस, वेव की थिकनेस क्या होगी, तो वो होगी D1/85 होगी। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए ये मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है, ठीक है। तो क्रॉस चेक आप ऐसे कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। अब बात करते हैं केस नंबर 2 की। देखो केस नंबर 2 में क्या है, D/TW या D2/TW का जो रेशो है वो लेस देन इक्वल टू है किसके, लेसर ऑफ 3200/FY और 200 के, ठीक है। यानी 3200/FY हो या 200 हो, इन दोनों में से जो मिनिमम होगा
उसके बराबर अगर ये है यहाँ पर या उससे कम है, तो उस केस में आपको एक वर्टिकल स्टिफनर प्रोवाइड करना पड़ेगा, यानी वर्टिकल स्टिफनर की रिक्वायरमेंट उस केस में आ जाएगी आपकी। तो वर्टिकल स्टिफनर आपको यहाँ पे प्रोवाइड करने होंगे। अब वर्टिकल स्टिफनर कितने होंगे वो आपको स्पेसिंग के हिसाब से देखना पड़ेगा। मान लीजिए स्पान इतना बड़ा है टोटल, तो स्टेप एक वर्टिकल स्टिफनर यहाँ होगा, दूसरा यहाँ होगा, तीसरा यहाँ होगा, चौथा यहाँ होगा, पांचवा होगा, इस तरह से देखें ना, तो इसमें क्या होगी, स्पेसिंग होगी कुछ ना कुछ, कितनी कितनी स्पेसिंग है उसके हिसाब से आप प्रोवाइड कर सकते हैं। मान लीजिए ये स्पेसिंग एक्स है, स्पेसिंग एक्स है, तो आपने एक्स यहाँ प्रोवाइड कर दी, एक्स यहाँ, फिर आपको देखना पड़ेगा ये टोटल स्पेसिंग कितनी 3x है, तो आपने 3 प्रोवाइड कर दिए। तो ये स्पेसिंग कितनी होती है ये आगे चल के मैं भी बताने वाला हूँ कि स्पेसिंग कितनी है, ठीक है ना। नेक्स्ट मैं बताने वाला हूँ कि वर्टिकल की स्पेसिंग कितनी होती है, ठीक है, टेंशन मत लीजिए। अब केस नंबर 3 की बात कर लेते हैं। d2/tw का अगर जो रेशो है वो लेसर ऑफ 4000 √fy और 250 के बराबर है या उससे कम है, तो उस केस में आपको वर्टिकल स्टिफनर के साथ साथ में एक हॉरिजॉन्टल स्टिफनर प्रोवाइड करना पड़ेगा इस केस में। यानी कि अब आपके पास में क्या केस होगा, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों आ गए, ठीक है। अब ध्यान रखना कि जो हॉरिजॉन्टल आपको प्रोवाइड करना है, हॉरिजॉन्टल स्टिफनर, वो कहाँ प्रोवाइड करना है, तो हॉरिजॉन्टल स्टिफनर जो प्रोवाइड किया जाएगा वो किया जाएगा 2/5 ऑफ x के बराबर। यानी कि आप इसको ऐसे समझ लो 2/5 मल्टीप्लाई x बराबर इतनी इतनी डिस्टेंस पर प्रोवाइड किया जाएगा। अब ये डिस्टेंस होगी कहाँ से, ये क्वेश्चन है। तो ये डिस्टेंस बेसिकली कहाँ से देखी जाती है, ये देखी जाती है यहाँ से, इस वाले पॉइंट से लेके न्यूट्रल एक्सिस की जो डिस्टेंस है उसको तो मैं बोलता हूँ x। ध्यान रखना ये क्या है, ये जो बनाई है मैंने, ये न्यूट्रल एक्सिस की डिस्टेंस है। तो न्यूट्रल एक्सिस से लेके इस पॉइंट तक की जो डिस्टेंस उसको तो मैं x बोल रहा हूँ। यहाँ से लेके यहाँ तक के लिए ये जो डिस्टेंस होगी, ये जो डिस्टेंस है तो x है, और आपको जो प्रोवाइड करना है वो कहीं यहाँ से यहाँ तक होगा, यानी कि आपके 2/5 x वाली पॉइंट यहाँ होगा, ठीक है। तो ये वाला ये पॉइंट यहाँ होता है। चलिए अब बात कर लेते हैं केस नंबर 4 की। केस नंबर 4, अगर आपके d2/tw का जो रेशियो है वो इक्वल टू लेस है किससे, लेसर ऑफ 6400/√fy और 400 से, यानी कि 6400/√fy और 400 से अगर ये वैल्यू कम है या बराबर है, तो उस केस में ये केस नंबर 4 किस में बदल जाता है, केस नंबर 3 में, प्लस 1 हॉरिजॉन्टल स्टिफनर एट न्यूट्रल एक्सिस। यानी कि आप ये समझ सकते हैं कि देखो, जब आपके ये रेशियो 400 के आसपास होगा, तो होगा ये कि जैसे मान लीजिए आपके पास में ये प्लेट गटर था, ध्यान से समझना कि ये प्लेट गटर था और इस प्लेट गटर की कहीं ना कहीं न्यूट्रल एक्सिस होगी। तो मान लीजिए ये इसकी न्यूट्रल एक्सिस है, जो रेड कलर से मैंने बताई है इसकी न्यूट्रल एक्सिस होगी। तो न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर, यानी कि आपके ऊपर के फाइबर से 2/5 और x पर 2/5 और x पर आपके यहाँ पर तो होगा हॉरिजॉन्टल स्टिफनर, ठीक है। तो ये आपका हॉरिजॉन्टल स्टिफनर हो गया। हॉरिजॉन्टल स्टिफनर आपने यहाँ लगा दिया है। इसके अलावा एक हॉरिजॉन्टल स्टिफनर और लगेगा, वो लगेगा इस न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर, यानी कि 2 हॉरिजॉन्टल स्टिफनर लगेंगे। उसके अलावा वर्टिकल स्टिफनर्स भी होंगे, ठीक है। तो ये केस कौन सा हो जाता है, ये हो जाता है केस नंबर 4, ठीक है। तो टोटल ये 4 केस थे कि स्टिफनर कैसे प्रोवाइड करना है और कहाँ कहाँ प्रोवाइड करना है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि वर्टिकल जो स्टिफनर्स आपने जो लगाए हैं यहाँ पर, वर्टिकल स्टिफनर्स कितने होंगे, ये एक क्वेश्चन हो जाता है अपने आप में। तो इसका जवाब आपको लास्ट में मिल जाएगा, और आप अगर आपको आता है तो आप दिमाग लगाइए कितने वर्टिकल स्टिफनर्स प्रोवाइड किए जाएंगे, इसके बारे में क्या पता है आपको। चलिए अब बात कर लेते हैं पैनल्स के बारे में कि पैनल्स की जो स्पेसिंग क्या होगी। पैनल क्या होता है, मैंने बोला था कि अगर आपने यहाँ पर अगर ये प्लेट गटर है, तो यहाँ पर अगर हॉरिजॉन्टल स्टिफनर है, यहाँ पर वर्टिकल स्टिफनर्स लगे हुए हैं, ठीक है। तो उस केस में ये जो बनते हैं यहाँ पर ये, तो ये क्या कहलाते हैं, ये पैनल्स कहलाते हैं, ठीक है। अभी डिफरेंट डिफरेंट पैनल हैं, इनकी स्पेसिंग क्या होगी, तो इनकी स्पेसिंग का क्राइटेरिया है कि मैक्सिमम और मिनिमम स्पेसिंग कितनी होती है। तो आप ये ध्यान रखना, जो स्पेसिंग है वो कितनी 270 TW से ज्यादा नहीं हो सकती और 180 TW से कम नहीं हो सकती। तो नॉट लेस देन 180 TW और नॉट मोर देन 270 TW। तो ये आपकी मिनिमम और मैक्सिमम स्पेसिंग का क्राइटेरिया है किसके लिए, पैनल्स के लिए, ओके। क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं, इसलिए मैं सारी चीजें आपको डिस्कस कर रहा हूँ। अब बात कर लेते हैं बहुत इंपॉर्टेंट स्टिफनर्स के बारे में। स्टिफनर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत पूछ लेते हैं, खास करके ईएस और एसएससी में ये क्वेश्चंस काफी बार आ चुके हैं। तो आपको ध्यान से समझना है क्या कि जो स्टिफनर्स हैं वो दो टाइप के हैं। एक तो है बियरिंग स्टिफनर और दूसरा है इंटरमीडिएट स्टिफनर। जो बियरिंग स्टिफनर है वो कहाँ लगाए जाते हैं, वो लगाए जाते हैं किसी सपोर्ट के नीचे, कोई भी सपोर्ट होगा या तो वहां पर, या फिर आपके पॉइंट लोड होगा या कंसंट्रेटेड लोड होगा उसके नीचे। तो बियरिंग स्टिफनर क्या होते हैं, कहाँ लगाए जाते हैं, ध्यान रखना, या तो सपोर्ट पर लगाए जाएंगे या आपके किसी पॉइंट लोड या कंसंट्रेटेड लोड के नीचे लगाए जाएंगे, उनको बोलते हैं बियरिंग स्टिफनर। दूसरे होते हैं इंटरमीडिएट स्टिफनर। इंटरमीडिएट स्टिफनर के दो पार्ट है, यानी कि दो टाइप के होते हैं इंटरमीडिएट। एक तो होते हैं आपके हॉरिजॉन्टल,
ध्यान से समझना, और एक होते हैं वर्टिकल, ठीक है ना। दो टाइप के हैं इसमें, एक तो हॉरिजॉन्टल है और एक वर्टिकल है। तो जो वर्टिकल वाला होता है उसको हम ट्रांसवर्स भी बोलते हैं, ट्रांसवर्स स्टिफनर, और जो हॉरिजॉन्टल स्टिफनर है उसको हम लॉन्गिट्यूडनल स्टिफनर्स भी बोलते हैं। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि जो वर्टिकल स्टिफनर्स होते हैं करते क्या है, वर्टिकल स्टिफनर्स का काम क्या है, या फिर वर्टिकल स्टिफनर कहाँ लगाए जाएंगे। तो वर्टिकल स्टिफनर का काम क्या है, ये है हमारे जो वेब है उस वेब को शेयरिंग में बकल होने से बताते हैं, यानी शेयर बकलिंग को कौन प्रिवेंट करता है, आपके वर्टिकल स्टिफनर या ट्रांसवर्स स्टिफनर्स प्रिवेंट करते हैं, किसको, शेयर बकलिंग को। और आपके जो लॉन्गिट्यूडनल या फिर हॉरिजॉन्टल स्टिफनर्स हैं, ये आपके बेंडिंग ऑफ बकलिंग जो होती है, बेंडिंग की वजह से बेंडिंग बकलिंग को अगर प्रिवेंट करने के लिए जो काम में आते हैं वो कौन होते हैं, वो होते हैं हॉरिजॉन्टल या लॉन्गिट्यूडनल स्टिफनर्स। तो दोनों का ध्यान रखना, कौन बेंडिंग बकलिंग से बचा रहा है और कौन शेयर बकलिंग से बचा रहा है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। और कौन सा स्टिफनर है जो आपके पॉइंट लोड के नीचे या कंसंट्रेटेड लोड के नीचे आता है। इसके अलावा वर्टिकल स्टिफनर जो होते हैं उनकी मिनिमम स्पेसिंग और मैक्सिमम स्पेसिंग का क्राइटेरिया आपको याद रखना है। मिनिमम स्पेसिंग होती है D1/3 और मैक्सिमम होती है 1.5 D1, ठीक है ना। डी मतलब क्या है, D1 का मतलब क्या है कि जो आपकी वेब की जो हाइट है या वेब की डेप्थ है उसके बारे में बात कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। D1 का मतलब ये है। तो यानी कि आप ये अब ये समझ सकते हो आप, जो मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा था कि ये अगर कोई प्लेट गटर है, उस प्लेट गटर में हॉरिजॉन्टल स्टिफनर आपको पता है कि एक आएगा, कहां पर आएगा, 2/5 ऑफ एक्स पर, और दूसरा अगर आना होगा तो वहां आएगा न्यूट्रल एक्सिस पर आ जाएगा। तो दो तो ये समझ में आ गए। लेकिन अगर आपको वर्टिकल स्टिफनर एक यहाँ लगा दिया है तो जो दूसरा वाला स्टिफनर लगेगा वो कहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा या यहाँ लगेगा या यहाँ लगेगा, या कितने लगेंगे, कैसे पता चलता है, वो पता चलता है इन स्पेसिंग क्राइटेरियाज पर, कि स्पेसिंग, मिनिमम स्पेसिंग, मैक्सिमम स्पेसिंग जो क्राइटेरिया है इनके बेसिस पर डिसाइड करते हैं कि नेक्स्ट स्टिफनर कहाँ लगेगा और नेक्स्ट फिर कहाँ लगेगा, नेक्स्ट फिर कहाँ लगेगा, यानी कि टोटल कितने लगने वाले हैं, ये स्पेसिंग क्राइटेरिया पर डिपेंड करता है, ठीक है। चलिए, और नेक्स्ट एकदम लास्ट वाला जो पॉइंट जो मैं बताने वाला हूँ, ये ईएस में आया हुआ क्वेश्चन है और ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इफेक्टिव फ्लेंज एरिया किसको बोलते हैं, इफेक्टिव फ्लेंज एरिया होता है एरिया ऑफ फ्लेंज प्लस एरिया ऑफ वेब डिवीजन बाय 6। तो ये आपका फॉर्मूला है इफेक्टिव फ्लेंज एरिया का। इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। तो ये अपना जो है वीडियो, ये था पार्ट नंबर 5। किसका पार्ट नंबर 5, IS 800 जो आपकी सीरीज है उस 2007 सीरीज का पार्ट नंबर 5 था। पार्ट नंबर 6 आने वाला है नेक्स्ट, उसमें मैं आपको इंडस्ट्रियल रूफ यानी कि रूफ ट्रस के बारे में बताने वाला हूँ। इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाइए। वीडियो को लाइक करो ना करो, लेकिन इसको शेयर जरूर करो ताकि आपके दोस्तों के पहुंचे। जितने ज्यादा व्यूज होंगे उतने ही ज्यादा मुझे फायदा होगा, जितने ज्यादा व्यूज होंगे, लोग देखेंगे, उतनी ज्यादा एडवर्टाइजमेंट आएंगे, एडवर्टाइजमेंट आएंगे तो मुझे पैसा मिलेगा, मुझे पैसा मिलेगा यानी मुझे फायदा होगा। समझ रहे हो ना। तो ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करो। बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको अदर कोई टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। थैंक यू दोस्तों।